दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने मामूली सी गिरावट देखी है। अभी ये गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि बाजार में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। आज बाजार में हमने गिरावट देखी है। लगभग सभी स्टॉक जो पिछले दिनों दौड़े हैं उसमें कुछ गिरावट जरूर बनी है। दूसरी तरफ आईआरएफसी के अलावा आरवीएनएल में भी आज हमने गिरावट देखी है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस समय लोग प्रॉफिट बुकिंग के मोड में दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न ये है कि एफआई लगातार अपने पैसे निकाल रहे। ऐसे में बाजार में थोड़ा सा दबाव तो बना हुआ है। तो आगे हमें क्या करना चाहिए? क्या इस समय अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल दे या फिर एक तरह से लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का ये सही मौका बन रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स ने ज़बरदस्त गच्छा दिया सबको। सुबह बहुत ही शानदार शुरुआत हुई। आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से कल इंटरनेशनल मार्केट में शानदार तेजी के साथ क्लोजिंग हुई थी, लगभग सभी इंडेक्स के अंदर 1% के ऊपर की तेजी थी। उसका असर हमारे बाजार में भी देखने को मिला। काफ़ी शानदार शुरुआत हुई, कम से कम 250-300 पॉइंट की तेजी के साथ में शुरुआत की। लेकिन कुछ ही मिनटों में अगर आप देखें तो बाजार हो गया रेड और आप देख सकते हो कि हैवी सेलिंग की वजह से गिरावट का माहौल बन गया और क्लोजिंग भी अंत में 237 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई है 63,874 के स्तर पे, जहाँ पे 0.37% की गिरावट थी। तो अब आप देख ही सकते हो कि इंट्राडे में देखें तो कम से कम बड़ी गिरावट, अच्छा 500-600 पॉइंट की गिरावट कह सकते हैं आज हुई है। अब इसकी वजह से सभी शेयरों में गिरावट का माहौल बना है। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न बन रही है वो है एफआई एक तरफा बिकवाली कर रहे बाजार में। आज एफआई ने 10,940 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,636 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो 696 करोड़ नेगेटिव है। ये बात अलग है कि आज बिकवाली बड़ी नहीं है उनकी, जैसे पिछले दिनों हो रही थी उससे कम हुई है। लगातार आप देखें तो बिकवाली के आंकड़े थोड़े से कम जरूर हुए, ये थोड़ी सी राहत जरूर बन रही है। लेकिन इस महीने में उन्होंने करीब 29,056 करोड़ का माल बेच दिया है और फिलहाल तो हम देख सकते हो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बिकवाल बने हुए। अब बाजार को थोड़ा सा जो सहारा मिला है वो है हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ से, डीआई की तरफ से। आज डीआई ने 6,479 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,139 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा वो 340 करोड़ पॉजिटिव है। वैसे इस महीने में उन्होंने 25,105 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जितनी खरीदारी डीआई ने की उससे ज़्यादा की यहाँ पे देखो कि बिकवाली, बड़ी बिकवाली हो रही है एफआई की तरफ से। एफआई इस समय ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है और इस वजह से बाजार में दबाव देखने को मिला है। अब आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 73.70 पर हुई। तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि बाजार की शुरुआत ही सुबह अच्छी हुई थी। तो 72.75 की कल की क्लोजिंग थी, शुरुआत पॉजिटिव हुई और 74.40 का हाई भी बना। लेकिन जो लो है वो 72.10 का है। तो गिरावट का माहौल बना, स्टॉक नीचे आया और अंत में 72.60 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.21% की गिरावट थी। तो मामूली सी गिरावट, ये कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है। इससे एक बात समझ में आई कि जैसे बाजार संभलेगा तो यहाँ से एक शानदार तेजी बन सकती है। अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि सिर्फ 6 महीने के अंतराल में 2 बड़े रेल हादसे हो गए। इससे पहले बालासोर का हादसा और अब ये लेटेस्ट एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। और ऐसे में जो ट्रेनें टकरा रही है इसको लेकर अब रेलवे विभाग बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया है और रेलवे की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अब नए इंतजाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब लेटेस्ट जो मीटिंग निकल कर है उसमें कहा गया है कि सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और रास्ते की तलाशे जाए, उसमें और कोई सेफ्टी फीचर ऐड किए जाए। तो आप देख सकते हो कि अब रेलवे के लिए नया खर्च किया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने ट्रैक हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। आने वाले समय फिर से ऐसी कोई घटना न हो। अब आप देख सकते हो कि इस समय जो यहाँ पे जो कमी दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे, उसको किस तरह से अवॉइड किया जाए, उसके लिए क्या सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए, उसके ऊपर अब आप देखें तो नया मैकेनिज्म बनाने के लिए खर्च करने की कोशिश की जा रही है। तो देख सकते हो कि ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर ये इशारा करिए कि आने वाले समय रेलवे बोर्ड बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेगी रेलवे की सेफ्टी के लिए। इससे आने वाले समय आईआरएफसी को बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। सरकार ऑलरेडी कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन अब इसको एक्स्ट्रा और एडिशनल सेफ्टी जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस 2 एक्सीडेंट के बाद, जिससे लग रहा है कि रेलवे अभी भी सुरक्षित नहीं है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेलवे के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखें
तो कुछ बड़े फैसले लेने की ज़रूरत पड़ गई है इस समय। आप देखें तो इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखो कार्गो हैंडलिंग के लिए, जिसमें माइनिंग क्लस्टर हो या फिर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हो या फिर लार्ज सिटीज़ के लिए, जहाँ पे एक तरह से देखें तो रेलवे के माध्यम से जितना हो सके ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया जाए, इसको लेकर अब नई तैयारी की जा रही, किस तरह से इसकी फैसिलिटीज़ को आगे बढ़ाया जाए। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग है वो ट्रेन के माध्यम से हो, और ये लोगों को भी काफ़ी कॉस्ट के हिसाब से सस्ता पड़ता है और सुरक्षित भी रहता है। तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो पॉलिसी लाई गई है, इसके तहत रेलवे के लिए आप देखें तो कार्गो के लिए अलग से ट्रैक बिछाने का काम, फ्रेट कॉरिडोर बनाने का काम तेज़ी से किया जाएगा, और इसको लेकर अब नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल्द इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए सरकार की जो पॉलिसी है, जिसमें नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है और पीएम गति शक्ति पॉलिसी, ये दो पॉलिसी के माध्यम से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्च करने की कोशिश कर रही हो। जहाँ पे भी माइनिंग क्षेत्र हो वहाँ से सीधा कार्गो हैंडलिंग हो जाए और सीधा का सीधा अपने जहाँ पे उनको पहुँचाना वो पहुँचा पाए। तो ऐसे में कुछ नए ट्रैक भी बिछाए जाएंगे। अब आप समझ सकते हो कि सरकार जिस तरह से संजीदा तरीके से इस सेक्टर में काम कर रही है, उससे आने वाले समय इस सेक्टर में एक प्रचुर संभावना की बन रही है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ पे ये माहौल थोड़ा सा गिरावट का बना। सुबह देख सकते हो कि 9:17 पर 74 की प्राइस से 2,61,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:20 पर 74 की प्राइस से ही 2,06,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 9:27 पर 74.05 की प्राइस से 2,74,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:57 पर 73.80 की प्राइस से 2,11,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 10:22 पर 73.90 की प्राइस से 4,22,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 10:31 पर देख दो कि 73.50 की प्राइस से 2,95,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 11:41 पर 73 की प्राइस से 3,82,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 2:14 पर 72.95 की प्राइस से 2,76,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो आप देखो कि लगातार बिकवाली शुरू हुई, इस वजह से बाजार नीचे आया और आप देखें तो प्राइस भी नीचे आई। लेकिन जल्दी ही यहाँ पे तेजी का माहौल बनेगा और स्टॉक दौड़ेगा जरूर। अब चलते हैं आरबीएनएल की तरफ। 154 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.34% की गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। अब आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न नया देख सकते हो, जिसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई है। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 72.84% के आसपास है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। आप देख लो कि 0.11% की होल्डिंग थी जुलाई में, जो सितंबर में 0.13% हो गई है। तो म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा निवेश बढ़ा दिया है। इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग भी बढ़ी है। 5.32% की होल्डिंग थी जुलाई में, जो 5.69% हो गई है। तो इंश्योरेंस कंपनी में भरोसा जताया इस समय देख सकते हो कि आरबीएनएल के ऊपर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 3.1% की होल्डिंग थी, जो इस समय 2.32% हो गई है। इसके अलावा इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 14.85% की होल्डिंग थी जुलाई में, जो सितंबर में 17.5% के आसपास ही है। तो छोटे इन्वेस्टर ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। 3.78% की होल्डिंग थी जुलाई में, जो सितंबर में 1.52% के आसपास ही है। तो बड़े कुछ इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है अपनी। एक बार इसकी हम रेटिंग को देख लेते हैं। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी बहुत मजबूत है। 5 स्टार में से 5 स्टार की ही रेटिंग निकल के आ रही है। अगर बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही अच्छी है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसके अलावा ग्रुप रैंक के मामले में भी देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं और ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। ये 4 डिजिट में जाने का इसके अंदर पोटेंशियल है। तो कम से कम 3 से 5 साल इस स्टॉक को दीजिए, ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।